जय हिंद। एनआईए स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम पशुपालन और पशुपालन से संबंधित विभिन्न डायमेंशंस को कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये सेशन थोड़ा बड़ा होने वाला है एज कंपेयर टू प्रीवियस वीडियो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डायमेंशंस आते हैं। जैसे पशुपालन के प्रकार को देखेंगे, पशुपालन के नस्लों के बारे में देखेंगे, इसमें हम प्रमुख उनको दिए जाने वाले चारों के बारे में डिस्कस करेंगे, उन्हें होने वाले रोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर पशुपालन के प्रकार भी कई टाइप के हैं, जैसे पशु खेती, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, इन सब को हम कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही हम पशु गणना, 20वीं पशु गणना और 19वीं पशु गणना का एक कंपैरिजन भी देखेंगे, और 21वीं पशु गणना कब की जाएगी, इन सभी को देखेंगे। जैसा कि आपके सिलेबस में बताया गया है कि इसका ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव है, अर्थात उसका महत्व और उसके लाभों की ही चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा इसका कवरेज ज़्यादा है, तो इसमें समझने वाली कोई चीज़ें नहीं है। बस फैक्चुअल चीज़ें जो हैं उसे आपको अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। बहुत कुछ चीज़ों को आप अपने डेली लाइफ में सुनते हैं, लेकिन आज उन सभी चीज़ों को आप डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, पशुपालन एक्चुअल में है क्या, इसके परिचय हम जाने तो पशुपालन कृषि की वह शाखा है जिसमें पशुओं को मांस, अंडे, दूध और अन्य खाद्य उत्पादों के लिए पाला जाता है और बड़ा किया जाता है। तो ये तो आप पहले से जानते ही हैं, बस इसे अब धीरे धीरे कहानी की स्टोरी के फॉर्म में आप सुनते चलिए, क्योंकि ऐसे कुछ कीवर्ड्स नहीं आएंगे जिसको आपको समझने में दिक्कत होने वाली है। पशुपालन से तात्पर्य पशुओं के पालन पोषण और चयनात्मक प्रजनन से है। हम उसे पालन पोषण तो करेंगे और प्रजनन की ऐसी प्रक्रियाओं पर ध्यान देंगे जिससे चयनात्मक प्रजनन की विधि पर हम पारंगतता हासिल कर सके। मतलब चयनात्मक प्रजनन से है, मतलब एक उच्च श्रेणी का पशु हमें विकसित करना है। किसके माध्यम से? चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से। यह पशुओं का प्रबंधन देखभाल है जिसमें लाभ के लिए पशुओं के आनुवंशिक गुणों और व्यवहार को विकसित किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, क्रॉस ब्रीड के माध्यम से हम क्या करते हैं, वांछित गुणों वाले पशुओं की प्राप्ति या उनको विकसित करते हैं। पशुपालन के अंतर्गत पशुओं की देखभाल, प्रजनन, प्रबंधन आदि पर विशेष रूप से नज़र रखी जाती है। ये तो हमने देख लिया कि पशुपालन होता क्या है। अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि पशुपालन की उत्पत्ति आखिर हुई तो हुई कैसे। जैसे आप हिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा या फ्यूचर में आप पढ़ेंगे कि प्रारंभ में नवपाषाण क्रांति के दौरान जानवरों को पालतू बनाया गया, है ना। पहले क्या थे, वो पशुओं का आखेट करते थे, शिकार करते थे, फिर खाद्यों का क्या करने लगे, संग्रहण करने लगे। उसके बाद उन्होंने कृषि चालू की। तो इसी प्रक्रिया में ही क्या हुआ, मनुष्य ने जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत की। फिर मवेशियों, बकरियों, भेड़ों और सूअरों को बहुत ही कम पैमाने पर खेतों में पाला जाता था। मतलब आज खेतों में तो खेती की जाती है, लेकिन पहले क्या किया जाता था, इनको खेतों में पाला जाता था। 18वीं सदी के बाद किसानों ने पशुपालन को तेजी से अगले स्तर पर ले गए। अब पशुपालन एक प्रकार का व्यवसाय होने लगा। अब इसके अगले स्तर पर लेके जाते हैं। पशुपालकों ने दिन ब दिन अधिक मांस, ऊन और दूध का उत्पादन किया, अर्थात वो न केवल अपनी आजीविका के लिए बल्कि इसको एक व्यवसाय के रूप में भी देखने लगे। तो मुख्य रूप से कौन कौन से पशु उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, एक थोड़ी सी नज़र डालने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से जब पशुधन पढ़ेंगे और उसके उत्पाद पढ़ेंगे
तब इसके हर डायमेंशंस में हम कवर करेंगे। लेकिन एक जनरल ओवरव्यू देखते हैं कि हम पशुपालन करते हैं तो उसमें कौन कौन से उत्पाद मिलते हैं। तो पहला दूध, दूध फिर अंडा, फिर मांस और एक आता है शहद। तो कहाँ कहाँ से इनकी प्राप्ति होती है? तो बहुत ही इजी है। गाय से दूध, फिर भैंस से, मुख्य रूप से बकरी से, मुख्य रूप से ऊंट से। अब देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर 53% दूध भैंस से प्राप्त की जाती है। इसको आपको ध्यान रखना है। 43% दूध राष्ट्रीय स्तर पर गायों से प्राप्त की जाती है और 4% जो है वो अन्य से प्राप्त की जाती है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, इससे पूछे जाने की संभावना बनती है। फिर अगला आता है अंडा। अंडा कहाँ से प्राप्त करते हैं? पक्षियों से प्राप्त करते हैं और दूसरा मुर्गियों से प्राप्त करते हैं। मांस एक प्रमुख उत्पाद है, तो इसको सूअरों से प्राप्त करते हैं, मछलियों से प्राप्त करते हैं और मुर्गियों से प्राप्त करते हैं। शहद के लिए तो वन एंड ओनली सिंगल चॉइस है हमारे पास, वो क्या है? मधुमक्खी। तो इस प्रकार हमने पशु उत्पाद को देखा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि पशुपालन में कौन कौन सी प्रथाओं का हम उपयोग करते हैं या उसे अपनाते हैं। तो देखिए, पहला है प्रजनन। प्रजनन का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वांछित गुणों वाले पशुओं की प्राप्ति के लिए ये एक प्रमुख प्रथा है। दूसरी प्रथा होती है ध्यान देने योग्य वाली बातें हैं, वो है खिलाना। चारा तो खिलाना है, लेकिन चारा का जो तरीका है और कब किस समय उनको चारा देना है, इसका मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है खिलाने वाली प्रथा में। फिर आता है निराई और गुड़ाई। इसका मुख्य मतलब होता है अलाभकर पशुओं का उन्मूलन, यानी उन्हें एक सम्मानजनक तरीके से जब वो अलाभकर हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको आपने छोड़ दिया, उन्हें सम्मानजनक तरीके से उनका उन्मूलन किया जाता है। और इस प्रथा को क्या कहते हैं? निराई और गुड़ाई। इन सब चीज़ों के बारे में किसानों को जब ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो इसका मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है और इन्हीं 4 चीज़ों पे फोकस करके ही ट्रेनिंग आयोजित की जाती है। देखभाल में हम देखेंगे तो उनका देखभाल कैसे किया जाए, ये भी एक अध्ययन का विषय है और ये भी एक प्रबंधन उनका कैसे किया जाए, ये भी एक समझने का विषय है। तो बहुत इजी टॉपिक है, हर डायमेंशन को हम इसमें कवर करेंगे और आगे देखेंगे। तो हमने देखा कि देखिए, जनरल सेंस में जब भी हम बात करते हैं कि पशुपालन क्या है, तो मुख्य रूप से हमें पशु को ही हम ध्यान में रख के बात करते हैं। लेकिन आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बंधुओं, है ना, तो हमें एक ब्रॉड सेंस में इसे देखना है। ब्रॉड सेंस में बात करेंगे तो एनसीईआरटी या उच्च उस स्तर की जो भी पुस्तकें हैं ना, जो अच्छे सोर्स वाली पुस्तकें हैं, उसमें क्या किया जाता है? पशुपालन को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी ने मुख्य रूप से पशुपालन को 4 भागों में बांटा है, उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। पहला है पशु खेती, दूसरा है मुर्गी पालन, तीसरा है जलीय कृषि यानी कि मत्स्य पालन और चौथा है मधुमक्खी पालन। इन चारों को हम बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए, आज हम शुरुआत करेंगे पशु खेती की, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। पशु खेती से ये मत समझिएगा कि पशु की खेती की जाती है। पशु खेती का सेंस समझने की कोशिश कर रहा है हमें कि हमें पशुओं को पालना है। पशु भारतीय कृषि की रीढ़ और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? देखिए, इसका उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं। या तो हम दुधारू पशु पालें पहला, या दूसरा हम भार ढोने वाले पशु पालें। इन दोनों उद्देश्यों से ही क्या की जाती है? पशु की पाला जाता है। ठीक है, तो कैसा है? गाय, भैंस, बकरी, ऊंट और याक, इनसे हमें क्या मिलता है? मुख्य रूप से दुधारू पशु हैं, दूध की प्राप्ति होती है। दूध और उससे बने उत्पाद, यानी सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट। आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को। दूसरा प्रमुख चीज है भार ढोने वाले पशु,
ये कौन से हैं? इनका मुख्य रूप से कृषि कार्य में और परिवहन में उपयोग किया जाता है, जैसे घोड़े, हाथी, बैल। परिवहन में हम इसका उपयोग देखते हैं। इसका मुख्य रूप से उपयोग कहाँ किया जाता है? जुताई और सिंचाई में। सिंचाई करने के लिए भी पशु का उपयोग किया जाता है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मवेशी पालन के उद्देश्य क्या है। ये आप एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आई होप आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। दूसरी एक प्रमुख चर्चा होती है नस्लों के बारे में, और सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं मुख्य रूप से। तो नस्ल होते क्या है? इसमें आपको परिभाषात्मक यानी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नस्ल एक प्रजाति के अंतर्गत समान उत्पत्ति वाले पशुओं का समूह है जिनमें कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती है जो उसी प्रजाति के अन्य सदस्यों में नहीं पाई जाती है। इसको आपको ध्यान रखना है कि वो विशेषताएं, वो क्वालिफिकेशन सिर्फ एक प्रमुख ग्रुप में ही पाई जाती है, अन्य ग्रुप में नहीं पाई जाती। तो वह क्या कहलाता है? नस्ल कहलाता है। नस्ल के बारे में हम मुख्य रूप से दो चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, गाय के नस्ल और भैंस के नस्ल। भेड़ बकरी करते रहेंगे तो फिर ये टॉपिक कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और मुख्य रूप से जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जर्नल हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, गायों की नस्ल तीन प्रकार की होती है दोस्तों, ठीक है। पहला कहलाता है ड्राफ्ट नस्ल, दूसरा कहलाता है डेयरी नस्ल, तीसरा कहलाता है दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल। तो क्या है ये नस्ल? आइए जानते हैं। ड्राफ्ट नस्ल यानी कि ये क्या होते हैं? बहुत मजबूत गायें होती है, बहुत हष्ट पुष्ट होती है और मुख्य रूप से बोझा ढोने वाले होते हैं। ये कम दूध देते हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं, नागेरी, मालवी और हल्लीकर। इन नस्लों को आपको याद रखना ही है। इनका क्या होता है? मुख्य रूप से कृषि कार्य में उपयोग करते हैं किनका? ड्राफ्ट नस्ल का। ये हमने देख लिया ड्राफ्ट नस्ल। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है डेयरी नस्ल, है ना, क्योंकि हमारे देश में डेयरी के बारे में ही ज़्यादा हम डिस्कस करते हैं। तो ये क्या होती है? उच्च दूध देने वाली गाय होती है। भार वाहन में इनका उपयोग नहीं होता। भाई ये बहुत ज़्यादा हमारे वैल्यूएबल है, तो इनको हम भार ढोने के लिए तो नहीं लगाएंगे, है ना। दूसरा होता है डेयरी मालिकों द्वारा इनका पालन किया जाता है। ये हो गया। दोहरे उद्देश्य वाले में आप समझिए कि इसमें अच्छी दूध देने वाली गायें होती है, बैल जो होते हैं वो भार ढोने वाले होते हैं, ये भी अच्छे होते हैं। और इसका प्रमुख एग्जाम्पल है हरियाणा और थापरकर। थार पारकर का ये क्या है? नस्ल है। इनको आपको याद रख लेना है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है या कार्य में जो लेते हैं वो क्या है? दूध उत्पादन और कृषि कार्य करने वाले किसान यह दोहरे उद्देश्य वालों को नस्लों को रखते हैं ताकि उनकी दोनों उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। हमें इन तीनों में से पढ़ना है डेयरी नस्लों के बारे में, क्योंकि इसी से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कौन कौन से हैं डेयरी नस्ल? देसी भारतीय पढ़ेंगे, विदेशी पढ़ेंगे और क्रॉस नस्ल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो एक एक करके अब इसकी शुरुआत करते हैं। पहला है दोस्तों देसी नस्ल। इसमें है, देखिए, इसमें मुख्य रूप से मैंने बहुत स्रोतों को जब खंगाला तो लगभग मुझे 42 से 45 टाइप के देसी नस्लों के बारे में पता चला। तो हमें इतना तो पढ़ना नहीं है। तो कुछ ऐसे नस्ल हैं ना जिसकी चर्चा हर स्रोतों में की जाती है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो मुख्य रूप से प्रमुख स्रोत में हो, या फिर दूसरी बात, आए दिन हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में इन सब चीज़ों को देखते हैं और आसपास में आप इन नस्लों को ईजिली देख सकते हैं। तो ऐसे ही नस्लों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला नस्ल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है गिर नस्ल। गिर नस्ल, इसका ओरिजिन कहाँ है? तो यह काठियावाड़, जैसे आप गुजरात के बारे में देखते हैं ना, जैसे यहाँ पे गुजरात है तो ये क्या है? काठियावाड़ प्राय वो है, क्या बोलते हैं, काठियावाड़ पेनिनसुला है ना, प्रायद्वीप है। तो यहाँ पे क्या होता है?
ये काठियावाड़ क्षेत्र से ही आते हैं। तो गुजरात के गिर जंगल की मूल है, मतलब इनका ओरिजिन गुजरात के गिर अभयारण्य, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो आप पढ़ते हैं ना, इसी गिर जंगल की ये मुख्य नस्ल है। ठीक है, ये मध्यम आकार की होती है और काफ़ी अच्छी दूध देने वाली होती है। दूसरा, यह भारत के साथ साथ इजराइल और ब्राज़ील में ही पाला जाता है। इसके क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं कि आपको दे देगा कि साहीवाल, लाल सिंधी, कोसली और गिर ये क्या है, समझ गए ना। तो इसलिए ना इसकी विशेषताओं के बारे में बहुत जानना हमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जानना थोड़ा थोड़ा ज़रूरी है कि ये एक्चुअल में इसका नाम आप सुने रहें, आपके माइंड में ये चीज़ें हो। दूसरा है साहीवाल। साहीवाल क्या है कि यह बड़ी भारी शरीर वाली नस्ल होती है, अन्य देसी नस्लों से बेहतर है, भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है, ये आपको ध्यान रखता है। और ये क्या है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से इनका पालन किया जाता है। तो ये सुन लिया आपने साहीवाल। तीसरा, जब हम 42 जन प्रजातियों की चर्चा करेंगे तो भाई हमें कोसली प्रजाति की तो चर्चा करनी ही होगी, क्योंकि ये आ रहे हमारे क्या हैं, स्टेट एनिमल के उसमें आते हैं, हमारे राज्य के पशु हैं, है ना। तो कोसली क्या है, छत्तीसगढ़ की गायों की एक प्रमुख नस्ल है। इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, छोटे इनके सींग होते हैं और यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके अर्थात रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर क्षेत्र में पाले जाते हैं। तो ये क्या है, कोसली छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, फिर आता है एक लाल सिंधी, इसकी भी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। यह क्या है, मध्यम आकार की नस्ल है और हल्का और गहरा लाल होता है। तो ये हमने देख लिया देसी गाय। एक आपके लिए छोटा सा होमवर्क है और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, पुंगनूर गाय। पुंगनूर गाय कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है, लेकिन ये हमारे पीएम साहब जो हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ इनका जो फ़ोटो वायरल हुआ था, उसका फ़ोटो एक वायरल हुआ था गिर गायों के साथ और दूसरा पुंगनूर गायों के साथ। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चर्चा में बने रहते हैं ना, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आप इसे क्या करिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रख लीजिएगा। प्रमुख बात तो मैंने आपको बता ही दी है कि पुंगनूर क्या है, गायों की एक नस्ल है और कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश। तो ये आपको मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी गायों की प्रमुख नस्लों में आते हैं विदेशी नस्ल। विदेशी नस्लों में एक जर्सी जिसे हम बचपन से सुनते आते हैं, दूसरा होल्स्टीन फीजियन और तीसरा होता है ब्राउन स्विस। थोड़ा सा जान लेते हैं कि जर्सी क्या है, अमेरिका की मूल नस्ल है। यह अमेरिका के जर्सी द्वीप की नस्ल है। अब आप समझे, बचपन से जो सुनते आ रहे हैं जर्सी गाय गाँव में तो हम सुनते ही हैं, हमारे घर में जर्सी गाय है तो फिर वहाँ देखने का क्या लग जाता है, तांता लग जाता है। तो यही जर्सी गाय का क्या है, मूल रूप से अमेरिका से संबंधित है और ये क्या है, विदेशी नस्ल है। दूसरा होता है फीजियन, ये क्या है, हॉलैंड की एक नस्ल है और क्रॉस ब्रीडिंग हेतु यह क्या है, उपयोगी होती है। फिर है एक ब्राउन स्विस, यह क्या है, स्विट्जरलैंड की नस्ल है। देखिए ये नाम आपको बहुत ज़्यादा रटना नहीं है, नाम से ही जैसे एक बार सुन रहे हैं ना आपको अब तो पता ही चल रहा है कि ये देसी नस्ल है ही नहीं, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है ना भाई, नाम से ही हमें विदेशियों जैसी फीलिंग आ रही है, दैट्स वाई ये क्या है, विदेशी नस्ल है। तो बस इसे आपको क्या करना है, सुनना है, बस सुन के हमें याद रखने की कोशिश करनी है। देखिए अब हमने देख लिया ये डेयरी नस्लों में एक जो प्रमुख होता है, लास्ट तीसरा है, ये है क्रॉस नस्ल। क्रॉस नस्ल क्या है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल कहाँ स्थित है, करनाल में, ये आपसे पूछा जा सकता है, हरियाणा में है ये, है ना। तो यहाँ क्रॉस, संकर और उन्नत नस्ल की नस्लों को विकसित किया जाता है, कहाँ, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में। इन नस्लों को विदेशी नस्लों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से विकसित किया गया है। तो कौन कौन सी क्रॉस नस्लें हैं ये भी जान लेते हैं, है ना। ये है मुख्य रूप से करण स्विस, तीन नस्लों की चर्चा होती है, दूसरा है फ्राइजवाल और तीसरा है करण फ्रीज। तो देखिए करण स्विस ये क्या है, साहिवाल और
ब्राउन स्विस के संकरण में यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग से इनका क्या हुआ है, विकसित किया गया है इनको। फिर होता है फ्राइजवाल, होल्स्टीन और साहिवाल के साथ जब इसका संकरण करते हैं तो ये बनता है फ्राइजवाल। और फिर करण फ्रीज, ये फीजियन और थार पारकार के साथ जब इसका क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं तो ये क्या बनता है, करण फ्रीज। तो हमने अभी तक गायों की नस्लों के बारे में देख लिया। और भैंसों की नस्ल जिसके पूछे जाने की संभावना बनती है, इसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। भैंसों की नस्लें मुख्य रूप से मुर्रा, सुरती और मेहसाना, ये 3 प्रकार के नस्लों की चर्चा स्रोतों में की जाती है और ये चर्चा में बने रहते हैं। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ प्रकार की है वो क्या है, मुर्रा है। यह देश ही नहीं विदेशों में भी इनका पालन किया जाता है। तो ये क्या है, मुर्रा। दूसरा सुरती, सुरती का ओरिजिन है, ये क्या है, गुजरात से है। और यह दरांती आकार के सिंग होते हैं, मतलब ऐसे नहीं होते हैं जो गोले गोले ऐसे ऐसे बना देते हैं, इनको बोलते हैं दरांती आकार के सिंग, है ना, ये सिंग बन गया। तो दरांती आकार के सिंग होते हैं। और क्या होता है फिर, मेहसाना। मेहसाना गुजरात के मेहसाना शहर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ये क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग से प्राप्त हुआ है, किससे, मुर्रा और सुरती के क्रॉस ब्रीडिंग से हमने इसको विकसित किया है। तो ये समझ लिया है हमने, नस्लों के बारे में थोड़ी सी हमारी जानकारी विकसित हुई। अब हम देखते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट, डेयरी पशुओं के आहार क्या क्या है। ठीक है, मतलब इनको हम कौन कौन से आहार प्रोवाइड कराते हैं, इनको हम देते हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से एक होता है रफेज और दूसरा होता है सांद्रण आहार। ठीक है, रफेज की विशेषता यह है कि इनमें मुख्यतः रेसे होते हैं, जैसे कि घास, हरा चारा। हरा चारा में क्या होता है, बरसीम और लोबिया। और दूसरा साइलेज से प्राप्त होता है। साइलेज एक प्रकार का क्या होता है, चारों की ही किस्म है, इसे बस अलग एक शेप दे दिया जाता है, लेकिन यह रेसेदार ही होता है। ठीक है, इससे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपके आए भी हुए हैं। ये है भूसा और धान के पुआल, ये क्या है, प्रमुख चारा है। ठीक है, ये हो गया रफेज। रफेज का आपको ध्यान रखना है कि ये रेसेदार होते हैं, ये हो गया। दूसरा होता है सांद्रण आहार। तो इसमें क्या होता है, ये कम रेसेदार होते हैं। ठीक है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज समृद्ध पदार्थों का मिश्रण, मतलब एक प्रकार से क्या किया जाता है, इसे विशेष रूप से तैयार किया जाता है, इसका विशेष रूप से निर्माण किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, एक ना ईंट तैयार कर लेते हैं, ये ईंट इनसे पूर्ण रूप से इसी से मिश्रित होता है और इनको गायों के सामने रख देते हैं। गाय क्या करते हैं, धीरे धीरे इसको चाटते रहते हैं। तो चाटते रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, इन सभी प्रकार के खनिजों की प्राप्ति हो जाती है। एक हिसाब से समझिए कि जैसे हम मनुष्यों को मल्टीविटामिन दिया जाता है ना, बस यही है कि एक गायों को भी ना उनके मतलब शरीर में किसी प्रकार की विटामिन प्रोटीन की कमी ना हो, इसीलिए उनको थोड़ा चॉकलेट दे दिया जाता है और वो क्या होता है, ईंट बना दिया जाता है। वो ईंट को ही क्या करते हैं, अलग अलग शेप में दिया जाता है ताकि उनको भी खाने में थोड़ा मज़ा आए, है ना भाई, एक प्रकार से। अब देखते हैं, प्रमुख चारा होता है, यह 2 प्रकार का होता है, एकल चारा और मिश्रित चारा। दोस्तों, बहुत डिटेल में आप इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं और पढ़ने में आपको आई होप मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि इतना फ्लो चार्ट के हिसाब से बहुत डिटेल से पढ़ने की हमें तो मिलता ही नहीं था, है ना। तो ये हो गया, पहला है एकल में बरसीम। बरसीम एक प्रकार का क्या है, घास रूपी पौधा है ना। फिर जई, फिर सरसों, फिर ज्वार, फिर लोबिया, फिर मक्का और संकर हाथी घास, जिसे हम क्या कहते हैं, नेपियर। तो ये क्या है, सभी प्रमुख चारा है। एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन कौन से प्रमुख चारे हैं, तो इन चारों को आपको याद रखना है। ये सभी क्या है, चारों के रूप में उपयोग होता है। ये नहीं सोचना है कि भाई अरे सरसों आ गया तो ज्वार आ गया तो अरे ये कैसे चारा हो सकता है, जई आ गया ये कैसे चारा हो सकता है, नहीं। इन सभी क्या है, ये मुख्य रूप से हमारे लिए तो उपयोग होते ही हैं, लेकिन इनको क्या करते हैं, जो बड़े बड़े किसान होते हैं ना, वो इसको एज अ चारा भी, एज अ फॉडर भी यूज़ करते हैं।
तो ये आपको याद रखना है। खासकर ये नेपियर घास है ना, हाथी घास, ये भी क्या है, चारा है। ये एकल रूप से उगाए जाते हैं, तो ये क्या कर जाते हैं, एकल चारा। इसी को क्या करेंगे, मिश्रित में कुछ नहीं करना है। जब इसका हम मिश्रण कर देंगे, ज्वार, मक्का, बाजरा, इनको हम अलग अलग लगाएं, और साथ ही हमने क्या किया, लोबिया और ज्वार, इसको हमने मिक्स कर दिया एक दूसरे के साथ में, तो ये मिश्रित बन गया। कुछ नहीं रखा है इसमें, है ना भाई। अब क्या है, बरसीम, सरसों और बरसीम या जई, या तो बरसीम को आप जई के साथ लगा लो या सरसों को बरसीम के साथ लगा लो, तो ये क्या हो गया, मिश्रित चारा। तो इस प्रकार से हमने देख लिया, चारा को भी देख लिया। अब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोग, कि मुख्य रूप से इन पशुओं को क्या क्या रोग होते हैं। तो हम गायों की दृष्टिकोण से हम देखेंगे, है ना। और इसके पूछे हमेशा एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं, और आपके लिए तो स्पेशली इसको पढ़ना ही है, क्योंकि आपका तो ग्रामीण विकास से संबंधित ही है, आजीविका से संबंधित है। तो इसके बिना तो ग्रामीण विकास की संकल्पना तो की ही नहीं जा सकती, है ना। तो देखिए, रोग क्या है, दो प्रकार के हैं। एक परजीवी रोग, दूसरा होता है संक्रामक रोग। कुछ नहीं सुनना है, इसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट वगैरह तो है नहीं। तो परजीवी रोग में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, बाह्य भी हो सकते हैं, आंतरिक भी हो सकते हैं। तो बाह्य में क्या हो सकते हैं, टिक, माइट, जू, पिस्सू, ये चारों क्या हैं, ये त्वचा पर रहते हैं और गायों के खून चूस लेते हैं, ठीक है। और एक हिसाब से देखें तो त्वचा रोग पैदा करते हैं। तो इन्हें आपको याद रखना है। पूछ लिया जाएगा कि भाई ये पिस्सू जो है वो गायों में कौन प्रकार के रोग पैदा कर देते हैं, तो लिख देगा लीवर को प्रभावित करता है ना। चार प्रकार के ऑप्शन दे देंगे, और जिसमें त्वचा आ गया वो क्या है, आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा आंतरिक, एक तो कृमि होता है उनके पेट में, दूसरा फ्लूक होता है। ये फ्लूक भी एक प्रकार की क्या है, कि जो परजीवी है ये अंदर में रहते हैं, है ना, और क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं गायों के अंगों को। तो किसको, कृमि क्या करता है, पेट और आंत को प्रभावित करता है, और फ्लूक क्या करता है, लीवर को प्रभावित करता है। ये हमने देख लिया परजीवी रोग। दूसरा है वेरी इंपॉर्टेंट, संक्रामक रोग। कौन कौन से संक्रामक रोग होते हैं, तो पहला वायरल ही संक्रामक एक रोग है, दूसरा है जीवाणु जनित, और तीसरा है फफूंद जनित। जिसमें इस बार सीजीपीएससी में पूछा ना कि धान में ये रोग कौन से प्रकार का रोग है, तो भाई आपसे दे देगा गायों में ये रोग होता है, ये कौन सा प्रकार का रोग है। तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। पहला वायरल रोग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खुरपका और मुंह पका रोग। दैट मीन्स कि यह क्या करता है, गाय, भैंस, बकरी, सुअर आदि में होता है, और कहाँ होता है, खुरों में होता है उनके, है ना, खुर जिसे हम बोलते हैं, और मुंह में होता है। इसमें क्या होते हैं, छाले और फफोड़े पड़ जाते हैं। जैसे हमारे मुंह में भी जो छाले होते हैं ना, वैसी हैं इनके, जैसे मुंह से लार गिरने लगता है, सेम है, बस नाम इसका चेंज हो गया। खुर पका मतलब खुर में होता है, मुंह पका मतलब मुंह में हो। और यह क्या है, एक वायरल रोग है। मान लो कि एक दूसरे के साथ ये बैठे हैं, एक दूसरे के मुंह को चाटते रहते हैं गाय, है ना, तो चाट लिए तो एक दूसरे में फैल गया वो, तो ये हो गया वायरल रोग। काऊ पॉक्स, जैसे हमारे यहाँ होता है स्मॉल पॉक्स, वैसी हो जाता है काऊ पॉक्स। छोटी छोटी गांठें और इनको बुखार होता है। गला घोटू में इनको क्या होता है, तेज बुखार होता है, और गले में सूजन। नाम से ही पता चल रहा है, गला घोटू मतलब गले में किसी प्रकार की समस्या इनको होती होगी। फिर आता है जीवाणु जनित रोग, पशु प्लेग और रिंडर पेस्ट। ये क्या है, मुंह में घाव, तेज बुखार, भूख न लगना। फिर क्षय रोग, जैसे हम लोग को भी क्षय रोग होता है, तो ये क्या होता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है मनुष्यों की तरह, और दूसरा उनके थन को प्रभावित करता है ना, तो इससे ये प्रभावित होते हैं। सूखी खांसी और दस्त होता है, और इनका दूध जो है पानीदार और हरा पीला हो जाता है, हरा पीला हो जाता है। तो आप समझ जाइए कि गाय को किसी प्रकार की समस्या हुई है। फिर एक आता है एंथ्रेक्स, जिसे हम प्लीहा भी कहते हैं, जिसे हम तिल्ली भी कहते हैं, जिसे हम बागी रोग भी कहते हैं। ये क्या है, जानलेवा बीमारी है दोस्तों। इसमें क्या होता है, खूनी स्राव होता है, मतलब उनके मूत्रालय से या जहाँ से वो दस्त करते हैं, है ना, तो इन क्षेत्रों से क्या होता है, खून निकलता है,
और शरीर में सूजन हो जाता है, तेज बुखार, और धीरे धीरे उनकी जान चली जाती है। फिर होता है ब्लैक क्वार्टर यानी कि लंगड़ी रोग। नाम से ही पता चल रहा है कि ये उनके पैरों से संबंधित है। तो पैरों की मांसपेशियां सूज जाती है और चलने में क्या होती है, उन्हें परेशानी होती है। तो ये हो गया हमारा जीवाणु जनित रोग। अब हम देखेंगे फफूंद जनित रोग। फफूंद जनित रोग तो बहुत ही इजी है। यह है दाद, प्रमुख फंगल रोग है और त्वचा को प्रभावित करते हैं। मतलब सीधे आपको दे दिया जाएगा दाद जो है वो गायों में होने वाली कौन सी रोग है, और तीनों आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और लास्ट में दाद दे दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा फफूंद जनित रोग। तो आई होप यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमने क्या किया, आज इन सभी स्लाइड के माध्यम से हमने पशु खेती के जो इम्पोर्टेंट थे, जो डायमेंशंस थे, हर डायमेंशंस को हमने कवर कर लिया। अब ज़्यादा में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस क्लास को यही रोक देते हैं, है ना भाई। और बंधुओं, हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में ना, आपके अब मुर्गी पालन, जलीय कृषि और मधुमक्खी पालन, इन 3 चीज़ों को कवर करेंगे और आगे जानेंगे पशु गणना के बारे में, उसको हम कवर करेंगे। तो वो क्या चीज़ें हैं, छोटी छोटी हैं, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है एज़ कम्पेयर टू पशु खेती से छोटे ही टॉपिक हैं। तो उन सभी को हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और हो सके तो इसको ना किसी ग्रुप वगैरह में शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, मतलब दे कैन बेनिफिटेड विद दिस क्लास, वो भी इससे क्या कर सके, लाभ ले सके। काफ़ी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, कि जैसे हम संविधान पढ़ते हैं या एनसीईआरटी की कोई बुक पढ़ते हैं तो वो सभी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं। आपका जो एडीईओ के टॉपिक है ना, ये क्या है, किसी एक बुक में तो है नहीं। और फिर अच्छी क्वालिटी का कंटेंट तैयार करने में ना थोड़ी सी दिक्कत, मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हूँगा यार, तो मैं आपके सामने क्या प्रेजेंट करूँगा। मतलब मुझे भी तो लगना चाहिए ना कि हर डायमेंशंस कवर होना चाहिए। इसलिए क्या है, अलग अलग स्रोतों पे क्या करना पड़ता है, इसको छानबीन करके एक जगह इसको कंपाइल करना पड़ता है। इस कारण थोड़ी सी इसमें क्या होती है, लेट होता है। और मैं नहीं चाहता कि कुछ भी आपके सामने रख दूं, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। तो एक अच्छा कंटेंट अगर पढ़ने में ही हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए तो फिर तो धिक्कार है हमारे जीवन को। हर चीज़ों पे तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रहे हैं, खाना पीना, है ना। तो पढ़ने में तो कम से कम एटलीस्ट हमें अच्छी क्वालिटी मिले, अच्छा कंटेंट मिले, ये मेरा प्रयास रहता है। तो आप हो सके तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक अच्छे बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।